एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जून 2020 के करंट अफेयर कंपाइलेशन की पार्ट 1 सीरीज़। ठीक है, इसके नेक्स्ट डे हम लोग पार्ट 2 करेंगे और आज हम लोग पार्ट 1 पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कमीशन टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज। ठीक है, अगर हल्का सा हमें पता हो कि इंडिया में जो ओबीसीज हैं उनको 27% रिजर्वेशन मिलती है ना, इन दी जॉब्स एंड इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बट कई सारे ओबीसीज इस तरीके से हैं कि जो ऊपर ऊपर वाले बहुत वेल्दी ओबीसीज कास्ट में जो फैमिलीज आती हैं वही सारे रिजर्वेशन का सारा फ़ायदा उठा जाती हैं। तो जो नीचे ओबीसीज हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, या तो अवेयरनेस नहीं होती है या फिर लिंक्स नहीं होते हैं अथॉरिटीज़ के साथ में। जो भी इश्यूज़ हों, चाहे पॉलिटिकल है चाहे वो सोशल है, बट अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि जितने भी ओबीसीज थोड़े से अनवेल्दी हैं, थोड़े कम इनकम सोर्स वाले हैं, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग रिसेंटली अभी 2015 में, रिसेंटली तो नहीं है, बहुत काफ़ी 5-6 साल पहले की बात है, बट 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने प्रेसिडेंट को बोला था इसके रिगार्डिंग कि भाई ये देखो कि ओबीसी में ना कोई भी, मान लो कोई कास्ट है ना, कोई भी जो कास्ट है वो इसमें एक तो पर्सन है जो बहुत वेल्दी है और एक पर्सन है जो थोड़ा सा अनवेल्दी है ना। तो जितने भी जॉब्स में हो चाहे एजुकेशन में हो, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ यही फैमिलीज ले जाती हैं। पहले इनके बच्चों ने लिया, अब जो है इनके जो आगे आने वाली जनरेशन है वो ग्रैब करेगी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स। लेकिन जो ये पर्सन है जो ओबीसी में आते हुए भी नहीं बेनिफिट गेन कर पाया है ना, अदर देन द क्रीमी लेयर्स, ये सारे के सारे दोनों हैं वेल्दी और अनवेल्दी। जो क्रीमी लेयर वाले हैं वो तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो ही गए, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तभी एनसीबीसी ने बोला कि भाई कुछ ऐसा करो, कोई ऐसी कमीशन बैठाओ जो कि ये देखे कि ये जो अनवेल्दी पॉपुलेशन ऑफ ओबीसीज है ये किस तरीके से रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो तभी 2015 में एनसीबीसी के कहने पर 2017 में प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 340 जो है इस कमीशन का इनॉग्रेशन किया, जिसको हेड कौन कर रहा था? जस्टिस जी रोहिणी। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जस्टिस जी रोहिणी। इनकी इनकी हेडिंग में जितने भी एक कमीशन बैठाया गया जो स्पेसिफिकली ये देखेगा कि भाई जितने भी ओबीसीज में फैमिलीज़ हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है, उनको किस तरीके से हम लोग बेनिफिट दे पाएँ। ठीक है, तो जून 2020 में इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इस कमीशन की जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, जो टर्म ऑफ कमीशन है, कितने टाइम के लिए काम करेगा, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो 2017 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन अभी तक ये कोई बहुत खास रिकमेंडेशंस नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं, इसलिए अभी भी रिसर्च और सर्वे कर ही रहे हैं। तो इसलिए इनका जो टेन्योर है वो हल्का सा बढ़ा दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको आर्टिकल 340 ध्यान में रखना है कि अंडर आर्टिकल 340 जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी कमीशन की अपॉइंटमेंट कर सकता है स्पेसिफिकली टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। किस तरीके से बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशंस हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या इनिशिएटिव्स, क्या स्टेप्स सरकारें ले सकती हैं। ठीक है, तो ये जो कमीशन बोलेगी, ये कमीशन जो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगी, उसके बाद ही कुछ स्टेप्स जो है स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 340 ज़रूर ध्यान में रखना है कि दिस इज़ द आर्टिकल जहाँ पर प्रेसिडेंट किसी भी कमीशन का अपॉइंटमेंट करेगा जो स्पेसिफिकली बैकवर्ड क्लास की कंडीशंस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेगा और अपनी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगा सरकार को। बट इसकी रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नहीं है मानी सरकारों के लिए, दे आर जस्ट एडवाइजरी इन नेचर। सरकार मानना चाहे तो मान सकती है, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकती है ना। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल 340 ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग है व्हाट इज़ दी सब कैटेगराइजेशन।
कि ओबीसीज के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर ओबीसीज को ही और रिजर्वेशन का बेनिफिट में ज़्यादा अप्रोच दिलवानी इज़ दी सब कैटेगराइजेशन। ठीक बात है। तो इसके रिगार्डिंग ही 2017 में एक जस्टिस जी रोहिणी के हेडिंग में एक कमीशन बैठाई गई थी बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 340। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये स्पेसिफिकली बनाया गया था पहले तो कि भाई ऐसी कोई कमीशन होनी चाहिए जो बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सके। बट पहले इसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइडेड नहीं था। इसका मतलब इट वाज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, बट आफ्टर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 इस एक्ट को पास कर दिया गया बाय द पार्लियामेंट और एनसीबीसी को हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया, जस्ट लाइक दी नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एनसी-एससी को मिला हुआ है, एनसी-एसटी को मिला हुआ है, सेम वही जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो एनसीबीसी को दिए गए रिगार्डिंग दी अपलिफ्टमेंट ऑफ दी बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इस 102nd आर्टिकल के अंडर, 102nd अमेंडमेंट के अंदर दो चीज़ें ऐड की गई। एक आर्टिकल 338B ऐड किया गया और एक आर्टिकल 342A ऐड किया गया। 330B में बोला गया कि देयर वुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो स्पेसिफिकली जितनी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और 342A में ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि एक जो सेंट्रल लिस्ट है, वन सेंट्रल लिस्ट ऑफ दी ओबीसीज इन इंडिया, इसमें कोई भी कास्ट को ये नोटिफाई कर सकता है। नोटिफिकेशन ऑफ एनी ओबीसी इनटू द सेंट्रल लिस्ट इज अंडर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन उस कास्ट को एक्सक्लूड करना उस लिस्ट में से, ये इंक्लूड करना, दैट इज अंडर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब आफ्टर वोटिंग ही पार्लियामेंट इस पर बता पाएगी कि क्या ये कास्ट ओबीसी के अंडर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की जो पावर है दैट इज़ विद द प्रेसिडेंट, और जो अल्टीमेट एक्सक्लूजन या इंक्लूजन है, आप कह सकते हो उस लिस्ट में अमेंडमेंट्स है ना, उस लिस्ट में जो अमेंडमेंट्स होंगी वो दैट हैज़ बीन डन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये तो हल्का सा बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पॉलिटी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट एक बार करंट से जोड़कर हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी हमें ज़्यादा देर तक याद रह जाएंगी। ठीक है, तो आपने एनसीबीसी देख लिया कि अर्लियर इट वाज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट आफ्टर 102nd अमेंडमेंट इट हैज़ बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द नीड फॉर द सब कैटेगराइजेशन। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि कुछ ही ऐसी कास्ट हैं जो ओबीसीज में इंक्लूडेड हैं, वही रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो गेन करती जा रही हैं, उन्हीं के ही बच्चे जॉब्स लेते जा रहे हैं, उन्हीं के ही बच्चे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते जा रहे हैं। जो बाकी कास्ट हैं ओबीसीज में ही, उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो स्पेसिफिकली उनकी भी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी भी डेवलपमेंट के लिए सब कैटेगराइजेशन का जो कंसेप्ट है दैट इज़ नेसेसरी इन नेचर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम इसकी एनालिसिस करके देखें कि भाई वाई वी नीड द सब कैटेगराइजेशन, अगर हम बात करें सब कैटेगराइजेशन की, इसका मतलब ये है, जैसे हमें ये पता है कि ओबीसीज में जो कास्ट आती है ना, एक तो कास्ट वाइज क्या है आपका क्रीमी लेयर है उसमें, और दूसरे हैं आपके नॉन क्रीमी लेयर। अगर कोई भी मान लो एक पर्टिकुलर कास्ट है, कोई भी एक एक्स टाइप ऑफ कास्ट है, ये एक्स कास्ट है, दोनों इसके पर्सन हैं। एक पर्सन है जिसकी जो इनकम है वो मोर देन 8 lakhs है पर एनम, इफ़ हिज फैमिली इनकम इज़ मोर देन 8 lakh पर एनम, और एक ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम इज़ लेस देन 8 lakh पर एनम। ठीक है, तो पर्टिकुलर कास्ट के होने के बावजूद भी ये जो क्रीमी लेयर वाली फैमिली है उसको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब जिसके पास ऑलरेडी इनकम सोर्सेज हैं उसको ओबीसी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये तो पहले ही क्लियर है। तो जो नॉन क्रीमी लेयर होंगे उन्हीं को ही बेनिफिट दिया जाएगा। और अगर हम लोग अब सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम ये जो डिफरेंस था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाला, ये हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए। इसका मतलब इतनी ज़्यादा आप कह लो कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन में फेल रहे कि अभी भी जो क्रीमी लेयर में लोग आते हैं दे आर स्टिल गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। या तो अपने वो कोई डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं जिनसे उनकी इनकम छुप जाती है, या फिर वो कोई इस तरीके से आप कह लो कि अप्रोच लगवाते हैं। मतलब लास्ट में ये निकलता है कि क्रीमी लेयर वाले भी अभी तक रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें अब सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत पड़ गई है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अल्टीमेटली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती सब कैटेगराइजेशन की। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फेलियर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, फेलियर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ओबीसी प्लान। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ में जो सरकार है वो ये चाहती है कि देयर शुड बी सम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स, ताकि जो भी कास्ट है ओबीसी के अंडर उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स को प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनका भी जो सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको भी सरकार इंश्योर कर पाए। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इस टॉपिक को ध्यान में रखना है कि क्या एनसीबीसी है, कैसा इसका पहले स्ट्रक्चर था, अब कैसा स्ट्रक्चर है, वाई वी नीड सब कैटेगराइजेशन, और जो कमेटी है उसको हेड कौन कर रहा है ना, और कितना अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है इंडिया में, है ना, और बेसिकली व्हाट इज़ द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, एंड व्हाट इज़ आर्टिकल 340। ठीक है, तो आर्टिकल 340 के अंडर प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो किसी भी ऐसी कमीशन को बैठा पाए जिससे वो बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स 340, 338B और 342A। ठीक है, तो ये हल्का सा इसके बारे में याद रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा ज़ीलैंडिया। ज़ीलैंडिया इट इज़ द न्यूएस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज़ द न्यूएस्ट कॉन्टिनेंट जिसको किसने बनाया है, बनाया तो नहीं है, कॉन्टिनेंट तो नेचुरली प्रेजेंट है, इसको खोजा है, इसको डिस्कवर किया है बाय द जीएनएस साइंस इन न्यूजीलैंड। ठीक है, तो अभी पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। इसका मतलब जो ज़ीलैंडिया है इट विल बिकम द 8th कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट को डिक्लेयर करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं उस पूरे एरिया को। तो क्या ज़ीलैंडिया वो कंडीशन सेटिस्फाई कर पाता है, क्या पहले इसका एनालिसिस था और अब बाद में इसकी शेप और साइज़ कैसा हो गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखो ज़ीलैंडिया आपका, ये है ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। और उसके साथ में बिल्कुल जिसका पार्ट न्यूजीलैंड के दोनों नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड, और दिस इज़ वन ऑफ द आइलैंड न्यू कैल्सिडोनिया। ये जितने भी आइलैंड्स हैं आपके, दीज आर दी लैंड पार्ट्स, है ना। और ये जो बाकी ये भी है सारा का सारा, दिस इज़ अंडर वाटर। जो 6% पार्ट है ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट का, दैट इज़ अबव दी वाटर। ठीक है, और जो 94% पार्ट है दैट इज़ अंडर दी वाटर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जुड़ी हुई सारी प्लेट्स हैं जिसमें कुछ आपकी अबव दी वाटर आ चुकी हैं और कई जो है अभी भी बिलो दी वाटर ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि भाई इस पूरे एरिया को भी हम लोग क्या है एक कॉन्टिनेंट घोषित करेंगे। इट इज़ दी अर्थ्स 8 कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसके जो फीचर्स हैं खास करके देखो, फीचर्स कौन कौन से हैं। एलिवेशन अबव दी सराउंडिंग ओशन क्रस्ट, जितनी भी ओशैनिक क्रस्ट है उसके साथ में ये एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है। न्यूजीलैंड भी एक लैंड पार्ट है, न्यू कैल्सिडोनिया भी एक लैंड पार्ट है, तो ओशैनिक क्रस्ट के ऊपर एलिवेशन यहाँ पर है। डाइवर्स जियोलॉजी है, जैसी शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स ऑस्ट्रेलिया का है उससे अलग जो है इसका रॉक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इट इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया,
इट इज़ द अनदर कॉन्टिनेंट जिसको हमें जिसकी जो जियोलॉजी है डाइवर्स होने की वजह से इसके पास एक बेनिफिट आ गया है कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ न्यू कॉन्टिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्रस्ट थिकर देन दी फाउंड इन ओशंस। देखो हमारे पास जो क्रस्ट है, क्रस्ट इज दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में किया होगा, अपर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ। इसके आपके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है आपकी ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जैसे आपका इंडिया है, पूरा लैंड पार्ट सारा का सारा, ऑस्ट्रेलिया, आपका अमेरिका, कनाडा, दीज आर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट कैसे होगी? पैसिफिक ओशन वाली, है ना, अटलांटिक ओशन वाली, कोई भी जो रेड सी है, आर्कटिक सी है, ये सब जितनी भी ओशंस हैं उनकी नीचे वाली जो सतह है, जो लेयर है, दैट इज़ द ओशियानिक क्रस्ट। और हमें ये पता है कि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो हल्की सी थिन होती है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये हल्की सी थिक होती है। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है कॉन्टिनेंटल वाले की, ओशियानिक वाले की हल्की सी कम होती है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस न्यू कैलिडोनिया टू दिस पूरा ग्रे वाला पार्ट, इसकी जो क्रस्ट की थिकनेस है ना वो ओशियानिक क्रस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका मतलब इट इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ ओशन, ये एक अलग से ही चीज़ है, क्योंकि इसके साथ में देखो पैसिफिक ओशन लग रहा है, इसमें क्या होगी? ओशियानिक क्रस्ट होगा जो कि हल्की सी थिन मिलेगी। यहाँ पर आपका तस्मान सी है, ये भी ओशियानिक क्रस्ट है, ये भी थिन मिलेगी। लेकिन ये जो पूरी क्रस्ट है उसका जो साइज़ है दैट इज़ थिकर देन दिस तस्मान सी वाली ओशियानिक क्रस्ट एंड पैसिफिक ओशन वाली ओशियानिक क्रस्ट। इसलिए इट हैज़ दी बेनिफिट कि इसको नया कॉन्टिनेंट घोषित किया जाए। फिर है एरिया ग्रेटर देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कॉन्टिनेंट बनने के लिए एरिया भी बहुत बड़ा होना चाहिए लैंड का, वो भी ये कर रहा है। क्लियरली डिफाइंड लिमिट्स, क्लियरली डिफाइंड लिमिट्स भी हैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है कि भाई यहाँ से लेकर यहीं तक होगा, नॉर्थ अमेरिका है इतना ही होगा, साउथ अमेरिका इतना ही होगा, है ना। तो एरिया भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और लिमिट्स भी डिफाइंड होनी चाहिए। तो जब ये सारी कंडीशंस ये जो ज़ीलैंडिया है ये अगर कर रहा है सेटिस्फाई, तो फिर उसको क्यों नहीं 8th कॉन्टिनेंट हम लोग बना दें। पहले इस पर चर्चा चल रही थी कि क्या ये 8th कॉन्टिनेंट है भी या नहीं है, लेकिन फिर रिसर्च को और ज़्यादा गहरा किया गया, इम्प्रूव किया गया और लास्ट में ये निकला कि दिस ज़ीलैंडिया कैन बिकम दी आपका 8th कॉन्टिनेंट, जिसमें आपके 3 आइलैंड्स हैं, नॉर्थ न्यूजीलैंड, साउथ न्यूजीलैंड एंड न्यू कैलिडोनिया। और कुछ जो पार्ट है, कुछ नहीं 94% जो पार्ट है पूरे इस ज़ीलैंडिया का दैट इज़ अंडर वाटर। और एरिया भी से कितना है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और एरिया होना कितना चाहिए टू बी डिक्लेयर्ड एज अ कॉन्टिनेंट? मोर देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो उससे ही ज़्यादा ही है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है सारी की सारी। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है आपका जितना भी ये न्यू कैलिडोनिया आप देख सकते हो, न्यूजीलैंड, ये हम पहले वाले स्लाइड में देख ही चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इसमें जो लेटेस्ट फाइंडिंग है जो रिसेंटली भी हुआ है। देखो अगर आप इस मैप में देखो, पूरे अर्थ के मैप में, दिस इज़ दी ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज़ दी ज़ीलैंडिया। ठीक है, और ये जो साथ में लगता है पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। हमने पहले भी किया था कि ये जो पैसिफिक ओशन है इसकी जो प्लेट है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा डेंस है, इसीलिए ही ये अंडर दी ऑस्ट्रेलिया प्लेट सबडक्ट कर रही है और अंडर दी नॉर्थ अमेरिका और अंडर दी साउथ अमेरिका ये जो पैसिफिक प्लेट है इट इज़ बीइंग सबडक्टेड। मतलब यहाँ पर अगर हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की बात करें तो ये जो पैसिफिक प्लेट है ये आपकी इस तरीके से सबडक्ट कर रही है अंडर दिस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये है पैसिफिक प्लेट, है ना। तो ये बेसिकली इसके अंदर जा रही है इस तरीके से। तो जितनी भी एरियाज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, जहाँ पर भी प्लेट की मूवमेंट्स होती हैं वहाँ पर आपका क्या होता है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स होते हैं। तभी ये जो पूरा का पूरा एरिया है दिस इज़ कॉल्ड दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। और साथ में जब कोई भी ये प्लेट सबडक्ट करती है तो ये मेल्ट होके मैग्मा की फॉर्म में ऊपर की तरफ आती है अबव दी कॉन्टिनेंटल प्लेट, और यहाँ पर क्या क्रिएट करती है, वोल्केनो क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये जो पैसिफिक प्लेट है ये रॉक की ही बनी थी, ये रॉक धीरे धीरे नीचे जा रही है, यहाँ पर आपका ये मैग्मा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है,
तो यहाँ पर ये रॉक मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होने के बाद क्या है, हल्का हल्का ऊपर आना शुरू करेगी और इस प्लेट को तोड़कर अल्टीमेटली मैग्मा की फॉर्म में वोल्केनो बना देगा। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी आपके वोल्केनोज हैं वो आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिलते हैं। ये हम लोग पिछले महीने वाले करंट अफेयर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, जब हम लोगों ने इंडोनेशिया वाला वोल्केनो किया था जो रिसेंटली इरप्ट हुआ था, आपको अगर नाम याद हो तो उसको, दैट वाज दी माउंट सिनाबुंग। ठीक है, वो भी इंडोनेशिया में ही था, सुमात्रन आइलैंड्स पर। तो इस टाइम हम लोगों ने वो डिटेल में डिस्कस किया था, सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट अंडर दी ऑस्ट्रेलिया, अंडर दी यूरेशिया, अंडर दी नॉर्थ अमेरिका एंड अंडर दी साउथ अमेरिका प्लेट्स। ठीक है, तो अगर हम जीलैंडिया की बात करें अभी, तो जीलैंडिया क्या है, इसके 6% जो कॉन्टिनेंट है दैट इज़ अबव द सी लेवल, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जिसका जो साइज़ है दैट इज़ हाफ द साइज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब अगर जीलैंडिया को 8th कॉन्टिनेंट डिक्लेयर कर दिया गया तो इट वुड बी द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जीलैंडिया के रिगार्डिंग। साथ में अगर आप ये भी देखो, जहाँ पर ये है, दिस मैप ऑल्सो रिवील्स दैट जो जीलैंडिया है इट सिट्स अक्रॉस वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये पैसिफिक प्लेट जा रही थी, वैसे ही जो ये जीलैंडिया है उसके नीचे भी ये पैसिफिक प्लेट जा रही है ना। तो जब ये पैसिफिक प्लेट नीचे जा रही है, सबडक्ट कर रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अर्थक्वेक और वल्केनोज के आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये भी इसका फीचर है कि दिस कॉन्टिनेंट वुड ऑल्सो एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इन द फ्यूचर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जैसे जीलैंडिया है अभी हल्का सा टूट गया है, क्योंकि पहले तो पूरा ही एक आपका एक सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट होता था। ओनली वन सुपर कॉन्टिनेंट वॉज देयर, दैट वॉज पेंजिया। ये आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करी होगी तब इसको डिटेल में किया होगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दैट वॉज गिवन बाय द एल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, तो ये थ्योरी दी थी आपके एल्फ्रेड वेगनर ने, जिसने कहा था स्टार्टिंग में, अगर हम स्टार्टिंग में अभी से 250 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट, अगर अभी से हम लोग 250 मिलियन ईयर साल पीछे चले जाए तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम था आपका पेंजिया। ठीक है, दिस इज द एवोल्यूशन ड्यूरिंग द CDT, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहले क्या होता था, 250 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट पर ये जो पूरे का पूरा एक कॉन्टिनेंट था और बाकी हर जगह सी था। तो जो कॉन्टिनेंट था उसका नाम था आपका पेंजिया और जो ओशन है उसका नाम था पेंथलासा। पेंथलासा वॉज द नेम ऑफ सी। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, धीरे धीरे ये पूरा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था वो टूटना शुरू हुआ है, इट स्टार्ट ब्रेकिंग। और धीरे धीरे क्या हो गया है, पहले तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगर आप यहाँ पर देखो तो इट हैज़ ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। एक तो ये नॉर्थ वाला पार्ट और एक ये साउथ वाला पार्ट। जो नॉर्थ वाला पार्ट है दैट हैज़ बीन नोन एज द लॉरेशिया और जो साउथ वाला पार्ट है दैट हैज़ बीन नोन एज द गोंडवाना लैंड। ठीक है, लॉरेशिया को हम लोग अंगारा लैंड भी बोलते हैं, तो दोनों ही सेम चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये जो बीच में सी दिख रहा है आपको, द नेम ऑफ दिस सी वॉज द टेथिस सी। ठीक है, धीरे धीरे जो है आपका लोरेशिया वाला पार्ट ऊपर की तरफ खिसकता चला गया, नॉर्थवर्ड चलता चला गया, और जो गोंडवाना लैंड है वो भी हल्का हल्का ऊपर आता चला गया, और मतलब लोरेशिया से हमेशा से नीचे रहा है ये। और अल्टीमेटली दिस इज, ये जो है अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ पर आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इस तरीके से सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 250 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट पेंजिया था, पेंथलासा था। धीरे धीरे वो टूटना शुरू हुआ, 2 उसके पार्ट्स बन गए, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। लोरेशिया वाले जितने भी आपकी है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, आपका यूरेशिया हो गया, मतलब रशिया चाइना वाला पार्ट, ये सारे के सारे आपके लोरेशिया वाले पार्ट है। गोंडवाना लैंड में आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो पार्ट हैं ये आपके गोंडवाना लैंड के हैं। मतलब इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और पहले इंडिया भी आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही पार्ट था। ये चलो आप लोगों ने ज्योग्राफी में किया होगा डिटेल में, हम लोग करंट अफेयर के हिसाब से इतना ही डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो आपको हल्का सा इतना ही ध्यान में रखना है। चलो
नेक्स्ट है आपका पीएम केयर्स फंड नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई। हम लोगों को पता है जो पीएम केयर फंड है उसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए जो फंड है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ गए थे, है ना, बहुत ज़्यादा कम थे। मेडिसिन्स हमारे पास नहीं थी, रिसर्च हम लोगों को करनी थी, वैक्सीन्स हम लोगों को बनानी थी, तो उसके लिए फ़ंड तो चाहिए था। ठीक है, तो इस वजह से पीएम केयर्स फंड बनाया गया। और ये किस एक्ट के अंदर बनाया गया? पीएम केयर्स फंड वाज अ ट्रस्ट। और कैसा ट्रस्ट? इट वाज अ चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 1908। इस एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया गया था एंड इट वाज कंसिडर्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं आपके वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से। मतलब लोगों से आप डिमांड नहीं कर रहे हो, लोगों की मर्जी है, अगर वो इसमें पैसा डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्शन ऐसी नहीं है। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंपनीज, है ना, तो जितने भी लोग हैं, कंपनीज हैं, ये इसमें पैसे जो है डोनेट कर सकती है। तो ये सब तो है पीएम केयर फंड का हल्का सा ब्रीफ कि क्यों बनाया गया था और ये किसके अंदर रजिस्टर्ड है और इसमें पैसे कहाँ से आएंगे। तो लोगों ने ये बोला कि भाई आपने इतने सारे पैसे हम लोगों ने डोनेट किए हैं इस फंड में, आप हमें ये बताओ कि आपने इन पैसों का किया क्या। कितने पैसे के ऑक्सीजन प्लांट खरीदे, कितने पैसों की वैक्सीन बनाने के लिए आपने यूज़ किया, कितने पैसों से आपने नए नए हॉस्पिटल्स बनाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थ्रू आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से पैसा यूज़ हो रहा है। लेकिन जब इसको एज इन्फॉर्मेशन जब मांगी गई, तब पीएम केयर फंड को एक पब्लिक अथॉरिटी ना बोलते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत देने से मना कर दिया गया। इसका मतलब आरटीआई के अंदर होता क्या है, कोई भी अगर पब्लिक अथॉरिटी है तो सिर्फ उसी के रिगार्डिंग ही आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो। लेकिन अगर कोई प्राइवेट अथॉरिटी है ना, या फिर इट इज़ नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी, तो फिर उस केस में यू कैन नॉट हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट थिंग। ठीक है, इसीलिए पीएम केयर फंड को भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना गया और राइट टू इन्फॉर्मेशन इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन इस फंड में से जो भी चीज़ें निकली हैं उसके बारे में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हल्का सा आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसी बॉडी जिसको इस्टेब्लिश किया हो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हो चीज़, जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, हम लोगों ने भी आर्टिकल 338B में उसको ऐड किया गया था। दैट इज़ द काइंड ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, कोई बॉडी बनाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये बनाई गई थी अंडर द आरटीआई एक्ट। तो ये भी क्या है, एक पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इसके रिगार्डिंग भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सीख कर सकते हो। कोई एक ऐसा लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज ने बनाया है, उसके रिगार्डिंग भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। या फिर ऐसी कोई नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करी है बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब जो भी चीज़ सरकार ने बनाई है उसको हम लोग पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी जो आरटीआई एक्ट के अंदर ही डिफाइन किया गया है ना, अंडर दी सेक्शन 2H। सेक्शन नहीं याद करने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं सेक्शन याद करने की, सिंपल ध्यान रखो कि दी डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द आरटीआई एक्ट। ठीक है, चलो। और साथ में एक ये भी चीज़ है कि अगर कोई अथॉरिटी नॉर्मली किसी भी तरीके से ओन्ड, कंट्रोल्ड या फाइनेंस्ड, मतलब या तो ओनरशिप सरकार के हाथ में है, सरकार उसको कंट्रोल कर रही है, या फिर उसको पैसे दे रही है ना, तो जितनी भी ये चीज़ें होंगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज दी पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, और साथ में अगर कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको सरकार फाइनेंस कर रही है, सरकार पैसे उसको दे रही है एनजीओ को चलाने के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
जैसे डायरेक्टली सीधे पैसे ही दे दिए कि भाई ये लो पैसे और अपना काम आराम से करो, और अल्टीमेटली आपसे हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना काम ठीक से करेंगे और सोसाइटी की डेवलपमेंट में आप अपना रोल प्ले करेंगे। दैट इज़ डायरेक्टली पैसे दे दिए। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि इनको ऑफिस खोलने के लिए जो लैंड है वो सस्ते रेटों पर प्रोवाइड कर दी, लैंड चीप इनको प्रोवाइड कर दी, है ना, साथ में इनको कुछ टैक्स में एग्जेम्पशंस दे दी। तो ये सब चीज़ें हैं इनडायरेक्टली उस एनजीओ को फाइनेंस करना। तो ऐसी एनजीओज भी कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। इट इज़ अ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी गई है अंडर द आरटीआई एक्ट। अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस मूव, विच मूव, कि भाई आप आरटीआई के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन पीएम केयर फंड के रिगार्डिंग नहीं ले सकते। ठीक बात है। तो इम्प्लीकेशन इसका ये है कि भाई सब कुछ जब सरकार कर रही है इसके रिगार्डिंग, इसका जो ट्रस्ट है, ये जो बताया गया है कि पीएम केयर फंड इज़ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको जो कंट्रोल है, इसका जो यूसेज है, जो गवर्नमेंट ही ने इसको डोमेन नेम प्रोवाइड किया है, जब सब कुछ ही गवर्नमेंट ने ही किया है तो फिर उसको पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं बोला गया है? तो कुछ सेक्शन ऑफ पीपल ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकार सिर्फ चीज़ों को छुपाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को दबाने के लिए क्या है, इसने ऐसा कोई मूव लेकर आया है कि भाई कोई भी आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन ना गेन कर सके, है ना। तो इसके खिलाफ भी सरकार, इस डिसीजन के खिलाफ भी जो लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करी थी, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि भाई पब्लिक अथॉरिटी ये नहीं है और आप पीएम केयर फंड के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो चाहे सरकार हो, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो, दे हैव डिनाइड, इन्होंने मना कर दिया है कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत नहीं ले सकते। तो अगर आप लेते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जाएगी, अब अगर अप्लाई भी करेंगे तो। ठीक है, तो दैट कैन बी द इम्प्लीकेशन। तो हमने ये डिस्कस कर ही लिया व्हाट इज़ पीएम केयर फंड। इट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसमें कोरोना के पेंडेमिक से हम लोग लड़े थे। इट इज़ ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में रजिस्टर्ड है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हु एडमिनिस्टर्स द फंड, कौन इस फंड को एडमिनिस्टर करता है? जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस फंड। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय द वर्चू ऑफ। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो अल्टीमेटली इसका चेयरमैन बन ही जाएगा। और जो इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ हैं, ट्रस्टीज़ आर द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये तीन मिनिस्ट्री आपने ध्यान में रखनी है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसके ट्रस्टीज़ ऑफ पीएम केयर फंड। ठीक है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है दैट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, और ट्रस्टीज ये तीनों हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, और एक और चीज़ है कि वाई इट शुड बी मॉनिटर्ड। मॉनिटर इसको इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, इंडिविजुअल से हैं, कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई भी इसके अंडर प्रोवाइड करी है ताकि पूरे इंडिया में कोरोना से हम लोग लड़ सकें। कई सारे प्राइवेट जो भी कंपनीज़ हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डोनेशन प्रोवाइड करी है ना। तो इस वजह से इतना सारा पैसा जब इस फंड में आ रहा है तो फिर ये इंश्योर करना कि भाई वो सही जगह पर लगे, दैट इज़ द इशू विद द फंड, है ना। तो लोगों को ये पता लगना चाहिए कि भाई जो पैसे उन लोगों ने दिए हैं सरकार को, क्या वो सही जगह लगे कि नहीं लगे। तो इसीलिए इसकी जो मॉनिटरिंग है कि इसके पैसे कहाँ कहाँ लगेंगे, दैट इज़ नेसेसरी। ठीक है, जितने भी पैसे लगाती है ना सरकार पीएम केयर फंड से निकाल कर, वो उसकी वेबसाइट पर सारा लिखा होता है कि भाई इतने पैसे इस चीज़ के लिए गए, इतने पैसे इस चीज़ के लिए गए। बट उसका कोई आप कह लो कि काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते आप कि बताओ कि हमें कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतने ही पैसे लगे, कहाँ कहाँ लगे, कितनी बार लगे, है ना। तो वो चीज़ हम नहीं पूछ सकते, बट इन्फॉर्मेशन ये लोग वेबसाइट पर अपडेट करते रहते हैं कि ये चीज़ें हम लोगों ने करी हैं बाय द फंड ऑफ पीएम केयर्स। ठीक है, तो लोगों का पैसा सही जगह पर लगे उसको इंश्योर करने के लिए इट शुड बी मॉनिटर्ड। ठीक है, चलो अब गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो पीएम केयर फंड है ना, ये कोई पब्लिक अकाउंट नहीं है। पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, सरकार का पैसा होता है, बट इसमें जो है लोगों ने अपनी मर्जी से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। इसीलिए एक तो इसके रिगार्डिंग आप आरटीआई से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, और दूसरा इसका जो ऑडिट है, जैसे ऑडिटर इंडिया में होता है बाय द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अंडर आर्टिकल 148 इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है।
लेकिन कोई भी इस पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं कर सकते बिकॉज दिस फंड इज नॉट ए पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तो इस वजह से इसको मना कर दिया गया कि ना तो इसकी ऑडिटिंग होगी कि भाई कितना पैसा आया था, कहाँ लगा, क्या उसके जितने पैसे आए थे उतने ही लगे क्या, बाकी बच गए तो वो आप कब यूज़ करोगे, है ना, ये सब बताना इज प्रोसेस ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ना तो आप इसको ऑडिटिंग करवा सकते हो, ना ही आप इसके रिगार्डिंग आरटीआई से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सरकार ने यही कहा है कि भाई इट इज़ नॉट अ पब्लिक अकाउंट, क्योंकि इसमें पैसा सरकार का नहीं है, इसमें पैसा लोगों ने अपनी मर्जी से डाला है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कैग की स्क्रूटनी से, कैग की इन्वेस्टिगेशन से भी अलग रखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको टॉपिक इस तरीके से ध्यान में रखना है, पॉलिटिकल मोटिव से हटके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पीएम केयर फंड है, इसके क्या, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन इसको एडमिनिस्टर करता है, कौन ट्रस्टी है, आरटीआई का क्या स्टेटस है, ऑडिटिंग का क्या स्टेटस है। दिस यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स ऑफ 2020। आपको नाम से ही क्लियर है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, इसका मतलब एक ऐसा ड्रोन या यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसको कौन ऑपरेट कर सकता है, कौन हवा में इस तरीके से इसको उड़ा सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग रूल्स निकाले गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ध्यान में रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी रूल्स निकाले गए हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी यूएवी का प्रोडक्शन, इंपोर्ट, ट्रेड, ओनरशिप एंड ऑपरेशन, ये सब कुछ रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, कि भाई कौन कौन सी कंपनी इन यूएवीज को प्रोड्यूस करेगा, कौन इनको इंपोर्ट कर सकता है, कैसे इनका ट्रेड रेगुलेट किया जाएगा, कौन इसकी ओनरशिप में है, किसके पास कितने शेयर हैं, और किस तरीके से ऑपरेशन करना है, किस किस एरिया में आप ड्रोन को उड़ा सकते हो। जैसे आप जितने भी एयरफोर्स स्टेशन हैं उनके अंदर इनको नहीं उड़ा सकते, पार्लियामेंट के एरिया के अराउंड अब इनको नहीं उड़ा सकते, है ना, इससे सिक्योरिटी का खतरा बना रहता है। तो ये कैसे इस तरीके से ऑपरेशन करेगा, क्या इसका फीचर्स होंगे, ये सब कुछ इन रूल्स में डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना है कि किसने रिलीज़ किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। चलो अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स में क्या लिखा है, हु कैन सेल दी ड्रोन्स, कौन सी कंपनी, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ड्रोन्स को बेच सकती है, ओनली दी ऑथराइज्ड एंटिटीज़, जिस भी एंटिटी को ऑथराइजेशन प्रोवाइडेड है कि भाई आप इसको बेच सकते हो बाय द DGCA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सिर्फ वही कंपनी ही बेच सकती है ड्रोन्स को। ठीक है, हु कैन ऑपरेट और ओन, एक ऐसी एंटिटीज़ जो ऑथराइज्ड है बाय द DGCA ऑब्वियसली, है ना, और साथ में जो है आपको ड्रोन्स को उड़ाने के लिए परमिट्स भी लेने पड़ेंगे। परमिट्स फॉर फ्लाइंग दीज ऑल्सो हैव टू बी सॉट ऑनलाइन एंड लॉग हैज़ टू बी शेयर्ड आफ्टर दी फ्लाइट, कि आप पहले तो उड़ाने से पहले परमिट लो कि भाई मैं इस दिन को, इस डेट को, इस टाइम को ड्रोन को उड़ाऊंगा, और जितना भी एरिया आपने कवर किया होगा बाय द ड्रोन, जितनी भी आपने इमेजेस या पिक्चर उनको कैप्चर किया होगा, उन सब को भी आपको शेयर करना पड़ेगा विद द DGCA। ठीक है, तो आपने परमिशन तो लेनी ही लेनी है ताकि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को कोई भी हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट एक एप्लीकेबिलिटी, जितनी भी ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रोन्स हैं उन पर भी ये लगेंगे। जो नए ड्रोन्स बेच रही हैं कंपनीज या उड़ाने वाले हैं फ्यूचर में, उन सब पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो पहले वाले से पहले भी एग्जिस्टेड ड्रोन्स हैं उन पर भी ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं कि भाई जो नैनो ड्रोन्स हैं, नैनो ड्रोन्स का मतलब होता है जिनका वेट 250 ग्राम या उससे कम है, तो उनको उड़ाने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अगर आप उड़ाना चाहते हो जिनका वेट 250 ग्राम से नीचे है, तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हो विदाउट एनी ड्रोन पायलट लाइसेंस। इसको उड़ाने के लिए आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई ड्रोन जिसका वेट 250 ग्राम से ज़्यादा है, उसको उड़ाने के लिए आपको पायलट के तौर पे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आपको करवाना पड़ेगा। कोई भी एक ऐसा यूएवी नहीं उड़ सकता है आसमान में अगर उसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो। मतलब अगर उस ड्रोन की वजह से किसी भी पर्सन को या किसी भी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच जाता है, उड़ता उड़ता ही नीचे गिर गया, इसकी बैटरी ख़त्म होगी, किसी की डेथ होगी इसके गिरने से, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए देयर शुड बी इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो फिर पहले आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और मिसहैप। ठीक है, तो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए है। नेक्स्ट है नो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट शेल कैरी एनी पेलोड अनलेस स्पेसिफाइड बाय द DGCA। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ड्रोन के ऊपर बॉम्ब रख दिया, है ना, और अल्टीमेटली किसी जगह पर ब्लास्ट करने के लिए उसको काम में लेकर आया, है ना, या फिर आप किसी भी जगह के लिए सर्वेलेंस कर रहे हो कि भाई यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, किसी पर अगर आप नज़र रख रहे हो, खास करके मिलिट्री वाले एरियाज़ में। ठीक है, तो ऐसे पेलोड, चाहे उन पेलोड्स में आपका कैमरा आ जाए बढ़िया क्वालिटी का या फिर कोई और पेलोड आ जाए, उसको आप नहीं उसके ऊपर रखेंगे ड्रोन्स के ऊपर जब तक आप DGCA से नहीं पूछ लेंगे। ठीक है, तो ड्रोन को उड़ाने से पहले भी आपको परमिशन लेनी है, ड्रोन के साथ आपको क्या क्या पेलोड्स हैं उसके लिए भी आपको DGCA से परमिशन लेनी है। ठीक है, और साथ में आपको ध्यान में रखना है नाइदर शैल अ पर्सन ड्रॉप और प्रोजेक्ट, किसी भी तरीके का मतलब कोई भी चीज़ ड्रॉप नहीं करेगा ये। मतलब जैसे पहले क्या हो रहा था, ड्रोन्स शुड बी यूज्ड एज अ डिलीवरी मेथड्स, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपने डिलीवरी पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करने की सोच रहे थे। ठीक है, तो ये यूज़ तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो परमिशन लेनी पड़ेगी DGA से, परमिशन मिल जाएगी तो ठीक बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको बॉम्ब वाला ब्लास्ट वाला एग्जांपल दिया था, तो वैसे ही कोई भी अदर देन बॉम्ब कोई भी चीज़ है वो एयर से ड्रॉप नहीं कर सकता ऑन एनी बिल्डिंग और एनी पर्सन। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ड्रोन को उड़ाने से पहले परमिशन लेनी है, ड्रोन के पेलोड से पहले परमिशन लेनी है, इंश्योरेंस होना चाहिए, आपको कोई भी चीज़ आप ड्रॉप नहीं करेंगे फ्रॉम दी ड्रोन्स। तो ये सब चीज़ें जो है इस नए रूल्स में लिखी गई हैं। ठीक है, चलो, जो पर्सन उस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है उसकी जो एज है दैट शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। 18 साल से नीचे का कोई भी पर्सन ड्रोन को ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, और साथ में अगर वो कोई कंपनी है, अगर किसी कंपनी के द्वारा वो ड्रोन उड़ाया जा रहा है तो उनका जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं और ज़्यादातर वहीं पर रहते हैं, तो वो इंडिया में ही रहने चाहिए। और साथ में उसका जो चेयरमैन या फिर 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे हर एक कंपनी में होते हैं ना डायरेक्टर्स, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं डायरेक्टर वाली लिस्ट में, तो उसके जो 2/3 नंबर है दे शुड बी द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेन की कंपनी आके इंडिया में ड्रोन बेच रही है और ड्रोन को ही यूज़ करके इंडिया के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गेन कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कोई भी कंपनी है उसका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस शुड बी इंडिया और चेयरमैन और एटलीस्ट 2/3 ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपने ध्यान में रखना है। और साथ में एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितने भी बिजनेसेस ऑपरेटिंग ड्रोन्स है ना, हैव टू बी सब्सटैंशियली ओन्ड एंड इफेक्टिवली कंट्रोल बाय इंडियन नेशनल्स। ये तो हमने डिस्कस किया ही है कि जितने भी इंडियंस होंगे दे वुड ओन्ड और कंट्रोल दी ड्रोन्स। कोई फॉरेनर आके इंडिया में आकर उसकी सिक्योरिटी को ना हैम्पर करे। ठीक है, तो दीज आर सम रूल्स। तो ठीक है, ये क्लियर है आपको कि भाई ये रूल्स किसने निकाले हैं, कौन ड्रोन को उड़ा सकता है, ड्रोन्स के उड़ाने से पहले परमिशन लेनी है, फ्लाइट के बाद का सारा डेटा सरकार को देना है कि भाई कहाँ कहाँ ये ड्रोन गया है। 250 ग्राम से ऊपर जितने भी ड्रोन्स होंगे, 250 ग्राम के जो वेट है उसे जितने भी ऊपर ड्रोन्स होंगे उनको उड़ाने के लिए पहले परमिशन चाहिए है, पायलट का लाइसेंस चाहिए है। उससे नीचे वाले के लिए पायलट का लाइसेंस ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस होना चाहिए। जो पेलोड्स होंगे वो सरकार से, वो DGCA से पूछ के आप बेसिकली अपलोड करेंगे, है ना। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आए कि भाई कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज रूल्स विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें ना क्रक्स इसका यही निकलता है कि ड्रोन मेकिंग कंपनीज और ड्रोन सेलिंग कंपनीज पर नज़र रखने की जो है कोशिश की गई है
ताकि ड्रोन्स की अवेलेबिलिटी से, ड्रोन्स की प्रेजेंस से इंडिया की सिक्योरिटी को कोई हैम्पर ना करे, कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रक्स है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है बेसिकली जो रिलीज करता है यूनेस्को। ठीक है, ये नाम से ही क्लियर है यार, देखो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग है, मतलब एक ऐसी रिपोर्ट है जो पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन को मॉनिटर करती है कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन का जब लॉकडाउन्स लग जाते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब कोई देश गरीब होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन पर जब कोई डिज़ास्टर आ जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये यूनेस्को ने इस रिपोर्ट में शामिल करी हैं कि कैसे कैसे एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और जितना भी आपका हम एसडीजी की अगर बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में ये आता है जिसमें हमें फोकस करना है टुवर्ड्स एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग आपका एसडीजी कौन सा है? 4 है। हम लोग पिछली क्लासेस में भी काफ़ी एसडीजीज कर चुके हैं, तो कुछ ना नंबर्स इनके ज़रूर याद में रखना। जैसे एसडीजी 1 हो गया, एसडीजी 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसडीजीज। टोटल हैं तो 17, बट जैसे जैसे न्यूज़ में आती रहेंगी चीज़ें ना, तो वैसे वैसे याद करते जाना। सिंपल एक बार बैठ के याद करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज़ वो याद ही नहीं होंगे। हर रोज़ या हर 2 दिन बाद एक याद कर लो, उसके रिगार्डिंग करंट अफेयर्स याद कर लो, तभी वो याद होंगे, अदरवाइज़ याद नहीं होंगे। बट जो एजुकेशन है उसमें आपका एसडीजी 4 के अंडर टारगेट्स इंक्लूड किए गए हैं। चलो अगर हम देखें इस रिपोर्ट ने कहा क्या है, रिपोर्ट ने ये कहा है कि कोरोना का जो पेंडेमिक है, इसकी जो ये पूरी डिजीज़ है, उसने पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन दोनों के बीच में ये जो गैप था ऑफ द एजुकेशन का एक्सेस, इसको बढ़ा दिया है। कोरोना हैज़ इंक्रीज्ड द गैप बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ की एजुकेशन स्टेटस। ठीक है, और इसने ये भी कहा है कि अराउंड जो 40% है लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, उनको एक रिस्क है ऑफ एक्सक्लूजन, कि उनके जो बच्चे हैं वो अब आगे नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए हैं, जो जॉब चली गई हैं लोगों की, तो पैसे नहीं एजुकेशन पर लगाने के लिए। खास करके जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे घरों में बैठ के, क्योंकि उनको सिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं, है ना। तो जब वो पर्सन नहीं है सिखाने वाला, तो फिर उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी हल्की सी डाउन आ जाती है। ठीक है, और साथ में ये ध्यान में रखना है, इसने ये भी कहा है कि जो बच्चों ने लर्न किया था पिछले टाइम में, अब उस लर्निंग में क्या है, धीरे धीरे बहुत डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है। तो इस वजह से क्या है, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं अब, तो उनका जो लर्निंग लेवल है, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है, जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो तो हो ही नहीं रही है ना। तो बेसिकली ये क्या है, कोरोना ने पूरी एजुकेशन को थोड़ा सा ख़राब कर दिया है। जो भी इम्प्रूवमेंट हम लोग देख रहे थे फ्रॉम द लास्ट डिकेड, उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया है इसने, है ना। तो ये रिपोर्ट ने कहा है, रिलीज्ड बाय द यूनेस्को। ठीक है, तो कई कंट्रीज़ ने तो फिज़िकल एजुकेशन की बजाय, मतलब ऑफलाइन क्लासेस की बजाय ऑनलाइन की बात करी है ना, ऑनलाइन क्लासेस की बात करी है। बट ऑनलाइन के लिए भी यही है, हर किसी स्टूडेंट के पास, हर किसी टीचर के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, इक्विपमेंट्स नहीं है क्लासेस लेने के लिए, स्किल नहीं है, उनको पता नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है ना, सारा टाइम घर पे ही रहते हैं, तो थोड़ी सी जो कह लो कि एफिशिएंसी भी वीक हो गई है टीचर्स की पढ़ाने के लिए, है ना। और ख़ास करके जो भी ब्लाइंड और डेफ स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे फॉर द लर्निंग आउटकम्स, वो भी अब नहीं मिल पा रहे हैं, बिकॉज दे नीड द स्पेशल स्किल्स, है ना। तो इस वजह से पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, वो बहुत ज़्यादा ना बिगड़ गया है। बिकॉज पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो देर इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब यही है कि जो रिच पर्सन है उसके पास तो इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन जो गरीब पर्सन है उसके पास इक्विपमेंट नहीं है एजुकेशन कैच करने के लिए। तो इस वजह से जो अल्टरनेटिव है ऑनलाइन क्लासेस वाला, वो भी हल्का सा थोड़ा सा इनइफेक्टिव साबित हो रहा है इन द डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल। ठीक है, तो ये सब लिखा है आपके ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका स्वदेश। स्वदेश इज बेसिकली स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, है ना। इतनी बड़ी एब्रीवेशन है, देखो यार, ये तो मैं हर आपको क्लास में कहती हूँ कि एब्रीवेशन तो आपको
याद रखनी ही पड़ेंगी अगर पेपर क्लियर करना है तो, है ना। तो स्वदेश वाली इंपॉर्टेंट है, बट इसका एक क्रक्स बेसिकली ये है कि जितने भी कोरोना की वजह से लोग ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या फिर किसी और देश से आए हैं एंड एक्सेट्रा, अब वो इंडिया में आ चुके हैं, तो इंडिया में आके वो क्या काम करेंगे, क्योंकि अब तो अनएम्प्लॉयड हो गए वो, वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में काम कर रहे थे। सेम टाइप ऑफ स्किल यहाँ पर भी वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी इंडियंस ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या किसी और कंट्री से लौटे हैं इंडिया में, उनके पास क्या क्या स्किल है और वो किस तरीके का काम कर सकते हैं, ये पूरा जो डेटा बेस है ये उनको कहाँ पर अपलोड करना है। एक पोर्टल बनाया गया है, स्वदेश पोर्टल। इट इज़ द स्किल मैपिंग एक्सरसाइज फॉर द रिटर्निंग सिटीजन्स, और ये किसका पार्ट है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द वंदे भारत मिशन। ठीक है, हमें पता है वंदे भारत मिशन के अंडर जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं, नेशनल कैरियर उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जितनी भी कंट्रीज़ में हमारे लोग फंसे हुए थे कोरोना के लॉकडाउन के चलते, उन सब को इंडिया में वापस लेकर आए थे अंडर दिस वंदे भारत मिशन। ठीक है, तो ये स्वदेश बेसिकली क्या है, किसका ये पार्ट है। ठीक है, तो आपको हल्का सा इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम देखें इसकी क्या की फीचर्स हैं, तो इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव। सिर्फ एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, ये काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज ने मिलके काम किया है इसके लिए, जिसमें से आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये तीन आपने ध्यान में रखनी है। देखो स्किल वाला काम है ना, तो स्किल वाले के लिए तो MSDE आएगी ही आएगी। MCA वाला है क्योंकि इसको वंदे भारत मिशन के अंडर इसको लेकर आए थे वहाँ से, है ना, तो सारा जितना भी एयरक्राफ्ट वगैरह काम है वो MCA देखता है। दूसरा MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्योंकि बाहर के देशों से लेकर आए हैं, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का ही काम है कि पूरे इंडियंस का, जितने भी वो और देशों में गए हुए उनका ध्यान रखना, है ना। तो बेसिकली आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। ये MSDE तो स्किल वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है क्योंकि वंदे भारत मिशन के अंडर इनको लेकर आए हैं, और MEA क्योंकि बाहर के देशों से आए हैं, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी इस इनिशिएटिव का पार्ट है। ठीक है, चलो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? दिस इम्प्लीमेंटेशन विल बी डन बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो क्रक्स बेसिकली इसका यही है कि जितने भी आपके क्वालिफाइड सिटीजन्स आ रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, उनके स्किल्स का हम लोग फ़ायदा उठा पाए, है ना, कि भाई उनकी स्किल वेस्ट ना हो जाए। उनकी स्किल अब इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर लेंगे ना, है ना। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेन गेन थ्योरी। जब ये वो इंडिया से अमेरिका जाते हैं तो वो ब्रेन ड्रेन होता है ना, दैट वाज द ब्रेन ड्रेन। लेकिन अब जब ये अमेरिका से वापस आ गए इंडिया में विद द स्किल्स एंड विद द एक्सपीरियंस एंड विद द एक्सपोजर, देन वी कैन से दैट वी आर कमिंग विद द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन गेन। ठीक है, तो इनकी जो स्किल्स हैं उनका फ़ायदा उठाया जा सके, वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए ये स्वदेश स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन के लिए होगा क्या, जो जितनी भी सिटीजन्स हैं उनको एक ऑनलाइन स्किल कार्ड भरना पड़ेगा, जितनी भी जो स्किल्स हैं उनके पास वो बतानी पड़ेंगी। जो जितने भी आपके वो फ्रेमवर्क है पूरा का पूरा, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, इंडस्ट्रीज़ को, एम्प्लॉयर्स को भेजेंगे, ताकि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई एम्प्लॉयर हो, जिनको उन स्किल्स के रिगार्डिंग उनकी हेल्प चाहिए है, तो फिर वो अल्टीमेटली उनको जो है कांटेक्ट कर सकें और अपना जो स्किल का वो लोग भी बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है व्हाट इज़ दी स्वदेश स्कीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट MLSA। दिस इज़ बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जैसा आपका इंडिया और USA के बीच में था ना, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, ये हमने पिछली क्लासेस में किया है। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड USA। उसके अंदर भी क्या था, जितनी भी इंडिया की शिप्स हैं, अगर इंडिया की शिप्स हो गई या फिर अमेरिका की शिप्स हो गई, अगर उनको किसी भी तरीके का फ्यूल चाहिए है, फूड चाहिए है ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस, कि ना कि अब ओशन में फंस गए हैं, अब हमारा कोई आसपास मिलिट्री बेस है नहीं, तो हमें फ्यूल कहाँ से मिलेगा,
तो अमेरिका की शिप इंडिया के मिलिट्री बेस को यूज़ कर सकती हैं और इंडिया की जो शिप्स हैं वो आपकी अमेरिका की मिलिट्री बेस को यूज़ कर सकती हैं। तो इसी पैरामीटर पर, इसी पैटर्न पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अंदर मिलिट्री बेसिस का जो एक्सेस है फॉर द लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, पेट्रोल, है ना, और कोई भी और असिस्टेंस, तो ये सब जो चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर द MLSA। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि MLSA हैज़ बीन साइंड विद बिटवीन विच 2 कंट्रीज, तो वो बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया है। जो लेमोआ है सेम चीज़ें हैं, देखो बस नाम डिफरेंट है। MLSA ऑस्ट्रेलिया के साथ में है और जो लेमोआ है वो आपका USA के साथ में है, बट दोनों का जो पैटर्न है, जो कंसेप्ट है, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जो आपका ये MLSA है दैट इज़ स्पेसिफिकली एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें रेसिप्रोकल बेसिस पर, मतलब इंडिया वाला ऑस्ट्रेलिया की शिप्स को इंडिया वाला ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकता है और जो ऑस्ट्रेलिया वाला इंडिया की मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकता है। तो इट इज़ अ रेसिप्रोकल, वन वे नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर दी फूड, वाटर, पेट्रोलियम एंड स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और ये हेल्प कैसे करेगा? इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द इन्वॉल्व पार्टीज़, मतलब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, खास करके जब वो किसी ऑपरेशंस में, और ख़ास करके पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, जो भी अगर कोई किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ है, टेररिज्म फैला हुआ है, तो जो यूनाइटेड नेशंस है वो अपनी तरफ से पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजता है। तो अगर इस टाइम पर जब वो किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, फूड ख़त्म हो जाता है, तो उस केस में ये लोग इंडिया की मिलिट्री बेसिस का भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के जो मिलिट्री बेसिस है उनका यूज़ कर सकते हैं। खास करके जब डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस चलते हैं, मान लो कोई साइक्लोन आ गया है, लोगों को अपने जगहों से निकाल कर कहीं और सेफ जगहों पर पहुंचाना है, तो इस केस में भी जब है उनके मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ इनिशिएटिव जो दोनों देशों की जो आपस में मित्रता है, जो फ्रेंडशिप है, उसको बढ़ाता है ना। तो ऐसे एग्रीमेंट इंडिया सभी कंट्रीज के साथ साइन करता रहता है। जैसे इंडिया ने USA के साथ किया, फ्रांस के साथ कर रखा है, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है ना। तो ये इंडिया जापान के साथ भी किया हुआ है। तो ये इंडिया और बाकी कंट्रीज आपस में यूज़ करती रहती हैं इस प्लेटफॉर्म्स को, बिकॉज ये हेल्प करता है दोनों के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था जब नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो एक आइडिया है उसको लॉन्च किया था। उस टाइम पर भी ये गरीब कल्याण रोजगार योजना को चलाया गया था, लॉन्च किया गया था। और ख़ास करके रूरल इंडिया के जो लोग हैं, रूरल पीपल जो हैं एरियाज़ में रहने वाले, उनको खास करके कोरोना काल के दौरान एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, उनका रोज़गार बंद ना हो, इस वजह से इस स्कीम को चलाया गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं खास करके कि भाई ये कब लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, खास करके रूरल एरियाज़ में रहने लोगों के लिए किया गया था। ठीक है, और ख़ास करके जो कोरोना के दौरान उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना जाएँ उसके लिए किया था। क्योंकि हमें ये पता है कोरोना के टाइम पर पिछली बार जितने भी माइग्रेंट्स जो थे, जो शहरों से निकलकर दोबारा से अपने गाँवों में चले गए जहाँ से वो आए थे, द अर्बन टू दी रूरल एरिया की जो माइग्रेशन देखी थी हम लोगों ने, बिकॉज अर्बन एरियाज़ में लॉकडाउन लग गए थे, यहाँ पर रहने की जगहें बहुत महंगी हैं, काम कोई रह नहीं गया था, लोगों की जॉब्स भी चली गई थी, इसलिए कई सारे जो माइग्रेंट्स हैं दे गेट बैक टुवर्ड्स देयर नेटिव होम्स। तो इसलिए अब जब नेटिव होम में भी चले गए हैं तब भी तो कोई काम नहीं है उनके पास, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो। तो इस वजह से रूरल एरियाज़ में जो लोग गए हैं उनको स्पेसिफिकली दोबारा से एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये एक अभियान चलाया गया था। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि इस अभियान में था क्या, इस अभियान की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी जो माइग्रेंट्स आपके अर्बन एरिया से निकलकर रूरल एरिया में दोबारा गए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना वॉज दी फर्स्ट प्रायोरिटी। फोकस वॉज ऑन द रूरल सिटीजन्स, है ना। और ख़ास करके जो पब्लिक वर्क्स है, रोड्स बनाने, ट्रैक्स बनाने, पॉन्ड्स बनाने, तो जितने भी पब्लिक वर्क्स हैं, खास मतलब टोटल मिला के 50,000 करोड़ तक के जो पब्लिक वर्क हैं वो इसमें हम लोग करेंगे और इन लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि इन लोगों की जॉब नहीं जाए। ठीक है, तो ये हाईलाइट्स थी इसकी। अगर हम देखें इम्प्लीमेंटेशन कोई एक मिनिस्ट्री नहीं है, ध्यान में रखना।
पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो ध्यान रखना ये सिर्फ एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय द 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जिसमें आपका रूरल डेवलपमेंट भी आ गया, पंचायती राज भी आ गया, रोड बनानी तो रोड ट्रांसपोर्ट वाली आ गई, माइंस को माइनिंग करनी है तो माइन मिनिस्ट्री ऑफ माइन आ गई, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वाली है, रेलवे अगर ट्रैक्स बनाने तो रेलवे वाली मिनिस्ट्री अंडर में आ गई, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं कि पूरी 12 कौन है वो इतना ध्यान रख लेना कि किसी एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है। बाकी पेपर में कभी नहीं आता कि बताओ कितनी मिनिस्ट्रीज़ मिलकर इसको जो है लॉन्च कर रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं। सिंपल ध्यान रखना कि किसी एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, टोटल मिलाकर आपकी 12 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो काम कर रही हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका द डिबेट अबाउट द जीएम सीड्स। जीएम सीड्स का बेसिकली मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, एक ऐसे सीड जो नेचुरली नहीं मिलते हैं लेकिन उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन कर रखी होती है जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जीएम सीड्स की रिगार्डिंग आपने ध्यान में रखना है कि इंडिया में जीएम सीड्स को कौन रेगुलेट करता है और ये न्यूज़ में क्यों था। अगर हम जून 2020 की बात करें तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर जो फार्मर्स थे, खास करके जो शेतकारी संगठन के लोग हैं की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने मिलकर ये कहा था कि भाई हम लोग चाहे वो मेज़ की सीड हो, मक्का का सीड हो, सोयाबीन, मस्टर्ड, ब्रिंजल, बैंगन, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन, HT कॉटन, इन सबको हम लोग अपने खेतों में लगाएंगे क्योंकि हमें लगता है कि ये जो सीड्स हैं जीएम सीड, उनसे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये जो जीएम सीड्स हैं उनको अप्रूव नहीं किया गया है। इनको अप्रूव कौन करता है, क्या बेसिकली कैसे इनकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, चलो व्हाट इज़ द मूवमेंट अबाउट। मूवमेंट ये है कि फार्मर्स ये चाहते हैं कि वो अपने खेतों में जितनी भी खेती है, ये मेज़ की है, चाहे कॉटन की है, सोयाबीन या ब्रिंजल की है, इन सभी में मतलब पूरे महाराष्ट्र वाले एरिया में ये लोग जीएम सीड्स को यूज़ करें, बट वो अनअप्रूव्ड हैं अभी तक। तो इन लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया था कि भाई हमारे जो एग्रीकल्चर है, खास करके महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र इज़ नोन फॉर दी फार्मर सुसाइड। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फार्मर सुसाइड यहाँ पर देखने को मिली है बिकॉज यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्ट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस इज़ वेरी हाई। पंजाब, हरियाणा, MP में भी एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो एरियाज़ हैं ये माने जाते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इनमें इम्प्रूव नहीं हुई है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये फार्मर्स चाहते हैं कि भाई ये लोग नॉर्मल सीड्स का यूज़ ना करके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का यूज़ करें। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको यूज़ करने के लिए मूवमेंट चला रहे थे अनअप्रूव्ड सीड्स को उगाने के लिए। और ये बात ये है कि भाई अगर आप किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को विदाउट अप्रूवल यूज़ करते हो अपने फार्म में तो दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। तो उसके लिए आपको सज़ा भी मिल सकती है, फ़ाइन भरना भी पड़ सकता है। इसीलिए इन्होंने सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए एक मूवमेंट चलाया था कि ये लोग इन लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज़ करने दें। ठीक है, तो दैट वाज द काइंड ऑफ मूवमेंट। और अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एक ऐसे सीड जो नेचुरली नहीं मिलते, उनके जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करी होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी एक ये प्लांट है, जैसे प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स में पहले जब वो उग रहे हैं या फिर किसी भी लैब में कोई नॉर्मल सीड है, उसके अंदर आपने कोई एक जीन इंसर्ट कर दिया कि ये मान लो कि भाई एक ऐसा जीन है कि इसको कोई भी प्लांट को डिजीज़ नहीं लगने देगा। ठीक, तो ये वाला जीन आपने इस सीड के अंदर इंसर्ट कर दिया और अल्टीमेटली फिर उसको उगा दिया। तो इस जीन के प्रेजेंस होने की वजह से ना उसको कोई डिजीज़ लग पाए और वो कौन सा सीड बन गया, दैट सीड बिकम द जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसका मतलब नेचुरली जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी, स्ट्रक्चर था, उसके अलावा आपने कोई और जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसमें करी है। ठीक है, तो दैट बिकम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने BT कॉटन देखा है। BT कॉटन सिर्फ एक ऐसी क्रॉप है जिसको GEAC ने, ये हम करेंगे अभी, ने इसको अप्रूव कर दिया है।
GEAC इज द बॉडी जो किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को अप्रूव करती है अल्टीमेटली। तो बीटी कॉटन ने इसको अप्रूव किया हुआ है। बीटी कॉटन का जो सीड है ना, वो बेसिकली जो नॉर्मल कॉटन था उसके सीड में हम लोगों ने बैक्टीरिया है एक जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस बीटी, इसका जो जीन है हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ है, क्या बन गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बन गया ये, क्योंकि एक तो नॉर्मल कॉटन का सीड है और एक आपका नया बैक्टीरिया का सीड हम लोगों ने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होने के बाद हुआ क्या है कि कॉटन की जो क्रॉप थी उसको ना पिंक बॉलवॉर्म नाम का जो पेस्ट था वो इन्फेक्ट करता था, जो पूरी की पूरी आपकी कॉटन को ना पिंक पिंक सा कर देता था, प्रोडक्टिविटी को कम कर देता था, तो वो डिजीज लग जाती थी उसको। लेकिन जब से ये जीन हम लोगों ने इंसर्ट किया है इस सीड में, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तब से ये जो पेस्ट है इस कॉटन को इफेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, कुछ एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस ये अपने जो ये डाली वगैरह सी होती है प्लांट में, उससे इस तरीके से रिलीज करता है कि ये पेस्ट वहाँ पर रुक ही नहीं पाता है ना। तो हो गया ना। तो बीटी कॉटन हम लोगों ने अभी इसलिए अलाउ किया हुआ क्योंकि ये फूड क्रॉप नहीं है। अगर ये फूड क्रॉप को करने के लिए ना बहुत ज़्यादा आप कह लो कि रिसर्च से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये नॉन फूड क्रॉप है, तो इसलिए इसको हम लोगों ने अलाउ कर दिया था कि आप लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये लगाने के बाद, इस जीन को मॉडिफाई करने के बाद, इस पे अब पिंक बॉलवॉर्म नाम का पेस्ट नहीं लगता और क्रॉप जो है वो ख़राब नहीं होती। ठीक है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। अगर हम देखें व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, तो हमने देखा था जीईएसी। जीईएसी इज बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर, ये इसके अंडर आती है, इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और ये सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे एपेक्स बॉडी है जो किसी भी सीड को एज अ क्रॉप में यूज़ होने के लिए परमिशन देती है कि भाई ये सीड है, आप इसको लगा लो, खेत में लगाओ, बेचो, कुछ भी करो, आप इसको जो मर्जी का जो आए कर सकते हो, हम नहीं रोकेंगे आपको। तो कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी जीईएसी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और अगर कोई सीड इस जीईएसी ने अप्रूव नहीं कर रखा होता और फिर भी कोई फार्मर उसको यूज़ कर रहा होता है, तब उसके लिए जेल टर्म है 5 साल की और फाइन भरना होता है 1 लाख तक का अंडर दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन विदाउट द अप्रूवल ऑफ जीईएसी मॉडिफाइड सीड्स को यूज़ करता है तो फिर उसको पनिशमेंट भी मिलेगी और उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, कुछ जीएमओस के बेनिफिट्स होते हैं, कुछ जीएमओस के रिस्क होते हैं। कई साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है ना, उससे उस चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसमें प्रोटीन जो है, विटामिन हम लोग बाहर से इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। जो क्रॉप्स लगाएंगे उसमें दैट लैक नॉन एलर्जेंस, ठीक है, जो एलर्जी वगैरह कॉज करते हैं कोई भी क्रॉप खाने के बाद, जो किसी पर्सन को हो जाती है, तो वो भी जो है वो कम हो जाएगी इसके रिगार्डिंग। क्रॉप्स कैन ग्रो इन द एरिड कंडीशंस फॉर द बेटर यील्ड। जैसे हमें पता है कि राइस हो चाहे जूट हो, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता उनको होती है लगाने के लिए। लेकिन नॉर्मली अगर हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कुछ करेंगे इनके सीड्स में, चाहे वो राइस का सीड हो चाहे वो जूट का सीड हो, तब फिर हम लोग अल्टीमेटली इनको ड्राई कंडीशंस में भी उगा पाएंगे। तो दैट विल इंक्रीज दी फूड ग्रेन ऑफ इंडिया। जीएम क्रॉप्स कैन प्रोड्यूस हर्बिसाइड्स टू किल पेस्ट। जैसे हम लोगों ने बीटी कॉटन में देखा था कि ये जो बीटी कॉटन है वो इस तरीके का टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करती है कि वो पेस्ट उसके ऊपर लग ही नहीं पाता। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अनदर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका इम्प्रूव द फूड सप्लाई। अगर जितने ज़्यादा हम लोग क्रॉप लगा पाएंगे, जितने ज़्यादा हम लोग एरिया में चीज़ें उगा पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग सप्लाई कर पाएंगे फूड को। हमारे इंडिया में वैसे ही न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है लोगों की बॉडीज़ में वो हल्की सी कम है, तो इस वजह से हम लोग अपनी जो जनता है उस तक भी फूड प्रोवाइड कर पाएंगे और साथ में जो अफ्रीकन या फिर और पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी भी हम लोग हेल्प कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि जीएम जो क्रॉप है दे में हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ। बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते ये, है ना।
नेक्स्ट है रिड्यूस इकोनॉमिक कॉस्ट एंड कार्बन फुटप्रिंट। इनको लगाते टाइम क्या है, एनवायरनमेंट को भी कोई हानि नहीं पहुंचती, बार बार लैंड को क्लियर नहीं करना पड़ता, लैंड में फर्टिलाइजर नहीं डालने पड़ते, पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता। इस वजह से क्या एनवायरनमेंट भी बचा रहता है, और साथ में जो फार्मर्स है उनको कभी फर्टिलाइजर खरीदना पड़ रहा है, कभी पेस्टिसाइड खरीदना पड़ रहा है, वो भी नहीं खरीदना पड़ेगा इनको, है ना। तो इसलिए इनकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो दीज आर दी बेनिफिट ऑफ GMOs। लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। रिस्क ये है कि जो न्यू ट्रेड्स कुड कॉज एडवर्स हेल्थ रिएक्शंस। कुछ ऐसे सीड्स हो सकते हैं जो बॉडी में नई तरीके की एलर्जीज कॉज कर दें, हमें नहीं पता, है ना। रिमूवल ऑफ ट्रेड्स कुड हैव अननोन इफेक्ट्स। खास करके जो इफेक्ट है ना इस GM क्रॉप के, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा है इसके। भले ही इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ना हो, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भले ही अभी आपको कोई दिक्कत फील नहीं हो रही है कि फूड क्रॉप में आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लेकर आओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या पता ये आपके जो ह्यूमन बॉडी है उसके ही जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर दे, जिससे आपको डिजीज़ ईजिली लग जाए, तो कुछ नहीं पता है इसका। तो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कैन बी डिजास्ट्रस। नेक्स्ट आपका क्रॉप्स में लिमिट बायोडाइवर्सिटी ऑफ लोकल एनवायरनमेंट। जो ऑलरेडी प्रिमिटिव स्पीशीज प्रेजेंट हैं आपके एनवायरनमेंट में, उसको ये ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये तो कंपटीशन करेगी नेटिव स्पीशीज़ के साथ में, और अल्टीमेटली जीतेगी तो यही, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पावर है ना। तो जो आपकी पहले से स्पीशीज़ प्रेजेंट है वहाँ पर उसको ये ख़त्म कर देगी, चाहे वो स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं, चाहे वो स्पीशीज़ आपकी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रॉस पॉलिनेशन कुड लीड टू सुपर वीड्स। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि भाई एक टाइप ऑफ वैरायटी को आपने दूसरी टाइप ऑफ वैरायटी से क्रॉस पॉलिनेट करवा दिया, लेकिन हो क्या सकता है, सुपर वीड्स आ सकते हैं कि भाई एक ऐसे वीड जो है नॉर्मली आप हर्बिसाइड डालो चाहे पेस्टिसाइड डालो वो जाएंगे ही नहीं, तो दीज आर नोन एज द सुपर वीड्स। ठीक है, तो ये भी एक खतरा है कि क्या पता जो वीड्स हैं वो भी अपने आप को इस तरीके से ढाल लें कि आप कितना मर्जी क्रॉस पॉलिनेशन कर लो, वो अल्टीमेटली फिर भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट आपका पेटेंट्स रिस्ट्रिक्ट फार्मर्स फ्रॉम एक्सेसिंग GM सीड्स। GM सीड्स जो है फार्मर खुद नहीं लगा पाते हैं, उसके लिए किसी कंपनी को रिसर्च करनी पड़ती है पूरी तरीके से, और तभी वो उसको मार्केट में रिलीज़ करवा पाते हैं, है ना। तो जब फार्मर्स के पास पेटेंट्स नहीं है तो फिर उनको कंपनीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो अगर कंपनीज़ उनके हिसाब से, अगर जो फार्मर्स हैं कंपनीज़ के हिसाब से काम कर रहे हैं तो फिर उनको वो नॉर्मली ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर उनके हिसाब से वो काम नहीं कर रहे, फार्मर्स अगर कंपनी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली उनको मे बी वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं पेटेंट्स क्योंकि फार्मर्स के पास नहीं है। फूड्स विद द GM कंपोनेंट्स मे नॉट बी लेबल्ड। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि किसी डब्बे के पीछे लिखा आता है कि इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल, है ना। तो नॉर्मली हो सकता है कि भाई जो GM कंपोनेंट्स हैं वो उसको लेबल ही ना करें, लोगों के पास ये चॉइस ही ना हो कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या फिर नॉर्मल क्रॉप है या नॉर्मल कोई फूड प्रोडक्ट है ना। साथ में जो है डिफरेंट गवर्नमेंट्स में हैव कॉन्फ्लिक्टिंग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। इंडिया के कुछ और रूल्स हो सकते हैं, आपके कनाडा के कुछ और रूल्स हो सकते हैं। तो अगर कोई कैनेडियन कंपनी इंडिया में आकर वो GM सीड्स बना रही है तो देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ओवर द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स ना। तो इस वजह से जो सरकारें हैं वो थोड़ा सा डरती हैं GMOs को अभी एज अ फूड क्रॉप यूज़ करने में। कॉटन तो नॉन फूड क्रॉप है, चल जाता है, लेकिन जो आपका फूड क्रॉप्स हैं, चाहे वो मस्टर्ड है चाहे वो ब्रिंजल है, ये मे बी कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट कॉज कर दें बॉडी में। तो इसके लिए लोग चाह रहे हैं कि पहले पूरी तरीके से रिसर्च हो जाए तभी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये यार देखो कुछ चीज़ें हैं, इसके बेनिफिट्स ये भी आपने ध्यान में रखने हैं, और ये हैं आपके रिस्क, ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आप दोनों के रिगार्डिंग पॉइंट्स लिख पाओ। चलो नेक्स्ट है आपका स्कीम फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, एक ऐसी एंटिटीज़, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेसिफिकली किस में इन्वॉल्व हैं, फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, और किस लेवल की, माइक्रो लेवल की, मतलब बहुत छोटे लेवल की जो कंपनीज़ हैं वो, और ख़ास करके वो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अगर आप नाम से ही देखो तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, मतलब पहले से जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं उनको हमें क्या करना है, फॉर्मलाइज करना है। फॉर्मलाइज करने का मतलब है कि उनके रिगार्डिंग हमें प्रॉपर रूल्स बनाने हैं,
प्रॉपर हम लोगों को स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, है ना, प्रॉपर जो वेजेस हैं जो लोगों को मिलेंगी वो डिसाइड करनी है, लोगों के फंक्शंस डिसाइड होने चाहिए, लोगों को जो बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलने चाहिए। तो ये बेसिकली फॉर्मलाइजेशन की तरफ जाने का एक तरीका है। तो जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर हैं वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है लोगों की, इसीलिए हर सरकार चाहती है कि उसके देश में फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा हो और इनफॉर्मल सेक्टर कम हो। लेकिन इंडिया में अभी 90% पॉपुलेशन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है और जो 10% पॉपुलेशन है दैट इज़ वर्किंग इनटू द फॉर्मल सेक्टर। तो ये गैप जो है थोड़ा सा ज़्यादा है इंडिया में, इसीलिए स्टार्टिंग कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के साथ में कि उनको फॉर्मलाइज कर सके। ठीक है, तो ये जो स्कीम है बेसिकली फॉर्मलाइजेशन वाली, ये आपकी 5 साल तक चलेगी अंटिल 2024 एंड 25 एंड स्पेसिफिकली फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और ये फोकस किस पे करेगी? द फोकस विल बी ऑन द पेरिशेबल्स। कोई भी फूड है, चाहे वो फ्रूट्स है, कई वेजिटेबल है, जो पेरिशेबल्स बेसिकली हैं, जो ख़राब जल्दी हो जाते हैं, उन पर फोकस करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम देखें इसके क्या फीचर्स हैं, दिस स्कीम इज़ दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कुछ पैसा सेंटर से आएगा और कुछ पैसा स्टेट से आएगा। तो इसमें जो 60% पैसा है वो आता है सेंटर से और जो 40% है वो आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है। सेक्टर स्कीम का मतलब होता था ना जिसमें सारा का सारा जो पैसा है वो कौन देता था? सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। सेंटर गिव ऑल दी 100% मनी। ठीक है, और इसमें ध्यान में रखना है, इसमें से कुछ चुनी हुई जो है 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को इन लोगों ने चूज़ किया है, जिनको सब्सिडी दी जाएगी और जिनको लोन दिया जाएगा और लोन में भी कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी, और सब्सिडी एट द 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब अगर ये कोई इंडस्ट्री है जो अपने कोई प्लांट लगाना चाहती है, मान लो वो जो प्लांट है वो 100 रुपये का लगेगा टोटल, तो इसमें से जो 35 रुपीज़ है ना वो कौन देगा? दैट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी। ठीक है, तो और जो पूरा का पूरा सीलिंग है 10 लाख के, 35% सब्सिडी और मैक्सिमम 10 लाख हो सकती है ये। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं दे आर दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस स्कीम कि किस तरीके से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम लोग फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो बेनिफिशियरी जो है उसका कंट्रीब्यूशन विल बी मिनिमम 10% एंड बैलेंस फ्रॉम द लोन। अगर कोई प्रोजेक्ट 100 रुपये का लग रहा है तो इसमें जो 10% पैसे हैं वो आपका बेनिफिशियरी लगाएगा जिसने प्लांट वो लगाना है, और जो 90 रुपीज़ हैं वो लोन के रूप में इनको मिल जाएंगे। और लोन देने पर भी हम लोगों ने देखा था अभी सब्सिडी इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीड कैपिटल विल बी गिवन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सीड कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसे पैसे, कैपिटल का मतलब पैसे, और एक सीड कैपिटल का मतलब है वो पैसे जो आपको प्रोजेक्ट लगाने के लिए शुरुआत में लगाने पड़ते हैं। मतलब आपने स्टार्टिंग से स्क्रैच से काम शुरू करना है तो उस टाइम पे जो पैसे चाहिए दैट इज़ द सीड कैपिटल। तो जो सीड कैपिटल है इट विल बी गिवन टू द स्पेशल हेल्प ग्रुप और 4 लाख पर SHG। ठीक है, फॉर द लोन टू मेंबर्स फॉर वर्किंग कैपिटल एंड स्मॉल टूल्स। मतलब स्टार्टिंग में काम शुरू कर सकें अपना ये, तो उनको हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 4-4 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे एज अ सीड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लस्टर अप्रोच। क्लस्टर अप्रोच का मतलब होता है कि ये सिंपल एरिया वाइज नहीं जाएंगे, ये लोग अलग अलग क्लस्टर्स बनाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट के क्लस्टर बना लिए या तो विलेजेस के क्लस्टर बना लिए, है ना। तो एक सिंपल एक विलेज में नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, जो है एक ग्रुप ऑफ विलेजेस या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे ये काम करेंगे ताकि बड़े लेवल पर जो टारगेट्स है वो हम लोग अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो क्लस्टर अप्रोच इन लोगों ने अडॉप्ट करी है, और जो पेरिशेबल है उन पर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं, तो इनकी प्रोसेसिंग भी उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सेस टू फाइनेंस हो, कि जितनी भी आपकी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो खाने को प्रोसेस करती हैं, नई नई चीज़ें बनाती हैं, आटे से ब्रेड बनाती हैं दैट इज़ अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दूध से दही बनता है दैट इज़ अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना। तो जितनी भी ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं फूड प्रोसेसिंग वाली, उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। लोन प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि आपको फॉर्मलाइज होना पड़ता है, तभी आप बैंक से लोन ले सकते हो, क्योंकि बैंक उस टाइम आपको लोन देने से हिचकिचाता नहीं है। ठीक है, तो एक्सेस टू फाइनेंस हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा इन ऐसी इंडस्ट्रीज़ का,
है ना। जितने भी आपकी फूड क्वालिटी या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनसे हम लोग कंप्लायंस मतलब जो है एनहांस कर पाएंगे, मानेंगे उन क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड्स को, इनकी कैपेसिटीज़ को स्ट्रेंथन अप करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ चले जाएंगे। तो दीज आर दी सम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके स्कीम फॉर दी फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। आपको FME ध्यान रखना है, पेपर में अगर FME आए प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट वाइज तो आप समझ जाना ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग वाला कंसेप्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च्ड। एक ऐसा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है बाय दी इंडियन गवर्नमेंट जिसका नाम है आपका इंडियन गैस एक्सचेंज। ये पहला एक ऐसा इंडिया का नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। देखो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, चीज़ों को एक्सचेंज करना, कि भाई अगर मुझे मान लो गैस बेचनी है और एक पर्सन को गैस बाय करनी है, ये जो नेचुरल गैस है खास करके जो इंपोर्ट की हुई नेचुरल गैस है, सिर्फ इंपोर्ट वाली ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो नेचुरल गैस मेरे को सेल करनी है क्योंकि मैंने इंपोर्ट कर ली है, तो मुझे कोई बायर भी चाहिए इसके लिए। तो मैं जो है पता हर घर जाके तो पता नहीं करूँगा कि भाई बताओ कि आपको किसको गैस चाहिए किसको नहीं चाहिए है। जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर आप बॉन्ड और शेयर की एक्सचेंज करते रहते हो, एक दूसरे को बेचते रहते हो, वैसे ही एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर आप शेयर और बॉन्ड की बजाय क्या बेच पाओगे, नेचुरल गैस बेच पाओगे, है ना। तो एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप सा है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप सा है। तो इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में इंपोर्ट की हुई नेचुरल गैस को ट्रेड करने के लिए एक एक्सचेंज की इस्टेब्लिशमेंट की गई है। ठीक है, और ये किसने इनकॉर्पोरेट किया है, इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ IEX, इंडिया का एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म। बेसिकली इसने ही इनकॉर्पोरेट किया है, यही है, ये सरकार का नहीं है। पहले मैंने सरकार बोल दिया था, दैट वाज नॉट ऑफ द सरकार। ये आपका IEX इंडिया का एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म की ही एक सब्सिडरी है जिसने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, ऑटोमेटिक है, वेब बेस्ड इंटरफेस है, चीज़ें जल्दी से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, है ना। तो और देखते हैं इसके बारे में क्या है, हाउ दिस एक्सचेंज वर्क्स। एक्सचेंज कैसे काम करता है कि भाई एक तो आपने इकोनॉमी में किया होगा स्पॉट मार्केट्स एंड फॉरवर्ड मार्केट्स, मतलब एकदम से आप फ्यूचर के लिए भी बोल सकते हो कि भाई मैं आपसे अगर अभी मान लो अभी है आपका 10 मई है, सॉरी अभी तो 10 मई है, तो अभी मान लो कि मेरे को 15 मई को नेचुरल गैस चाहिए है, मैं 10 मई को ही बुक कर दूंगा कि 15 मई को मैं आपसे इतनी गैस नेचुरल गैस ले जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर एक सेलर बैठा हुआ है, तो सेलर ने सोच लिया कि भाई मेरे को 15 मई को इसको 10 टन ऑफ नेचुरल गैस प्रोवाइड करनी है ना। ये तो हो गया आपका, ये मार्केट है। स्पॉट मार्केट क्या होता है कि मेरे को अभी ही चाहिए, विद इन फ्यू आवर्स और विद इन द फ्यू डेज। ठीक है, तो ये स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट होते हैं बेसिकली एक्सचेंज वाले एरियाज़ में ही। खास करके एक ऐसा वो नेचुरल गैस जो आपका दहेज, हाजिरा जो गुजरात में है पोर्ट्स, और काकीनाडा जो है आपका आंध्र प्रदेश में, इन 3 हब्स से आने वाली नेचुरल गैस को ही, इन 3 हब्स से आने वाली इम्पोर्टेड नेचुरल गैस को ही आप इस गैस एक्सचेंज जो है इंडिया वाला, इसमें अपलोड कर सकते हो और बाकी लोग जो है इसको ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर इंडिया में वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है तो वो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सचेंज में अपलोड नहीं कर सकते। और अगर वो किसी और हब्स के थ्रू भी आई है, किसी और राजस्थान के थ्रू आई है या महाराष्ट्र के थ्रू आई, किसी पोर्ट के थ्रू, तो भी आप उसको नहीं कर सकते। अभी सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको 3 ही के लिए सेटिस्फाई किया गया है, दहेज एंड हाजिरा इन द गुजरात और काकीनाडा इन द आंध्र प्रदेश। ये तीनों जगह इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं कि इन्हीं 3 जगहों से आने वाली जो नेचुरल गैस है उसको आप इंडियन गैस एक्सचेंज पे अपलोड कर सकते हो, जिसको लोग खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा कि भाई जितने भी आपके बायर्स हैं उनको ये बेच दी जाएगी और अल्टीमेटली उनसे पैसे ले लिए जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, जो भी बायर और सेलर अपने आप को फाइंड करते थे, एक दूसरे को देखते थे कि भाई कौन ये नेचुरल गैस बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है, तो वो चीज़ें जो है हल्की सी इसमें रिमूव हो जाएंगी। तो ये हर्डल कम हो जाएगी सभी कंपनीज़ की या बायर या सेलर्स की। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है।
ठीक है। और ये ध्यान में रखेंगे इसको कि जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा जो कम शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि भाई मुझे अगले दिन ही नेचुरल गैस चाहिए या फिर 1 महीने तक चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये शॉर्टर भी हो सकते हैं, 1 दिन का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है या कई मंथ के भी हो सकते हैं, 6 मंथ्स का या कई 1 ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। कि भाई अगले साल मैं आऊँगा, मुझे इतनी नेचुरल गैस चाहिए है, तो जो भी इम्पोर्टर है जिसने इन 3 हब्स के थ्रू गैस को इम्पोर्ट किया है उसको इतनी क्वांटिटी उसने अपलोड कर दी है कि भाई मेरे से आप आकर ले जाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। विल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस ऑल्सो बी ब्रॉड एंड सोल्ड ऑन द एक्सचेंज? क्या इंडिया में जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है क्या वो भी एक्सचेंज पर बेची जा सकती है? नहीं। हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि भाई सिर्फ इन 3 हब्स से ही आने वाले जो इम्पोर्टेड नेचुरल गैस है उसी को सिर्फ आप एक्सचेंज पर बेच या खरीद सकते हो। जो भी आपकी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको आप नहीं बेच सकते थ्रू द एक्सचेंज, क्योंकि जो आपका डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस है उसका जो प्राइस है दैट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो जो सरकार प्राइस रखेगी उसी पर इसको बेचा जाता है, लेकिन जो एक्सचेंज पर चीज़ लगाई हुई है उसका प्राइस तो घटता बढ़ता रहता है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट सप्लाई, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितना लोगों के पास पैसा है उसको खरीदने के लिए, कौन ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है उसको खरीदने के लिए, है ना। तो वो तो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर तो जो पूरा का प्राइस है वो आपका सरकार ही डिसाइड करती है कि भाई इतना अमाउंट की ये गैस बिकेगी और हम इतने में ही बेचेंगे। तो इट विल नॉट बी सोल्ड ऑन दी गैस एक्सचेंज, ठीक है। ध्यान रखेंगे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका वाई दिस इज़ नेसेसरी? ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि भाई हमें इंडियन गैस एक्सचेंज बनाना पड़ गया? तो खास करके हम ध्यान में रखेंगे कि जो इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गैसेज है ना ये बहुत सालों से हल्का सा नीचे की तरफ जा रहा है और लेस प्रोडक्टिव बन रहा है ये, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया में जो है नेचुरल गैस ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है और जो हमारी डिमांड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही ऑफ द नेचुरल गैसेस। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो इम्पोर्टेड नेचुरल गैस है उसको हम लोग ढंग से प्रोडक्टिव बना पाएँ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में एंटर करवा पाएँ, ठीक है। तो हम बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि हमें नेचुरल गैस का यूज़ करना है, बिकॉज नेचुरल गैस इज़ अ काइंड ऑफ क्लीन सोर्स। जैसे सीएनजी है जो गाड़ियों में लगती है, तो जब वो उसके थ्रू गाड़ी चलती है तो उसमें पोल्यूशन कम होता है ना, पोल्यूशन इज़ लेस देन दी पेट्रोल एंड डीजल। तो ये जो नेचुरल गैस है ये आपका व्हीकल के तौर पे भी काम आती है, एज अ फ्यूल भी काम आती है और बाकी जगहों के लिए भी काम आती है। अभी देखते हैं अगली स्लाइड में। तो बेसिकली क्या है, इंडिया का ये मकसद है कि इंडिया में जो एनर्जी है, एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस का जो प्रपोर्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए फ्रॉम 6.2% इन 2018 टू 15% इन 2030। हमारा ये टारगेट है, टारगेट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया चाहता है कि उसके एनर्जी बास्केट में जो नेचुरल गैस है उसका जो शेयर है दैट बिकम दी 15% बाय 2030। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये फैक्ट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लीन सोर्स है, इससे पोल्यूशन कम होता है तो इन्वायरमेंट भी बच जाएगा और हमारे लिए भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए नेसेसरी है क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज़ हो गया था, तो हम चाह रहे हैं कि इंपोर्ट हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दें, खास करके इन 3 हब्स के थ्रू। धीरे धीरे हम लोग 3 हब्स की बजाय बाकी सब चीज़ों पर भी इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अभी तो जस्ट ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द नेचुरल गैस। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज़ द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल। जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल हैं, वो कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, उन सब से ज़्यादा ये क्लीनेस्ट है। और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ होता है नेचुरल गैस, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ को हीट अप करना है तो उसके लिए यूज़ होता है ना। और साथ में जो आपका कुकिंग पर्पसेस है डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स में, उसमें भी ये यूज़ होता है और ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के तौर पे भी ये व्हीकल्स में यूज़ होता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है नेचुरल गैस का। इसी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि हम तो या तो इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकें या फिर उसको इंटरनेशनली हम लोग इंपोर्ट कर सकें। बट बेसिकली टारगेट हमारा क्या है, जो हमने डिस्कस किया अभी, 15% हमें डालना है एनर्जी बास्केट में बाय दी 2030। जो शेयर होगा नेचुरल गैस का इनटू द एनर्जी बास्केट दैट वुड बी 15% बाय 2030। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोगों ने नया इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड भी बनाया है,
जिसमें हम लोग नेचुरल गैस जो हमने इंपोर्ट करी है थ्रू द 3 हब्स उसको प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे, और अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसको उसी के थ्रू खरीद सकता है, जिससे सेलर और बायर को आपस में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को। सिंपल दे कैन कनेक्ट ओवर दी प्लेटफॉर्म, ओवर दी एक्सचेंज। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही है, इतने ही टॉपिक्स हम लोगों को करने थे। कल हम लोग मिलेंगे, हम लोग जून का पार्ट 2 ख़त्म करेंगे और अल्टीमेटली जून के करंट अफेयर हम लोग ख़त्म कर देंगे, और फिर हम लोग अप्रैल के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बस इसको यार रिवाइज कर लेना एक बार पीडीएफ के थ्रू, एक बार नोट्स पर नज़र मार लोगे तो फिर थोड़ी सी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को याद रह जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, ओके।